आपके हाथ की हड्डी तोड़ दूं जी। और फिर इसको जोड़ दूं, तो लगता है आपको आपका हाथ उस तरीके से काम कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था? नहीं। देखिए, ये मुझे कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँ, क्योंकि आकाश आनंद कहीं ना कहीं है, उम्र में हमसे छोटा है, छोटे भाई की तरह है, राजनीतिक करियर उसका खड़ा हो रहा है। जी। ठीक, बार बार निकालना, फिर पार्टी बनाना, फिर निकालना, फिर पार्टी बनाना, इससे कहीं ना कहीं आकाश आनंद की राजनीति को बड़ा खतरा मुझे महसूस होता है। और बहन जी के साथ ऐसे कौन लोग हैं जो कह रहे हैं आकाश आनंद की राजनीति खत्म करना चाहते हैं? पहले ही मतलब बनने से पहले ही। बनने से पहले खत्म कर देना चाहते हैं। इसका रीज़न समझ हम लोगों को खुद समझ में नहीं आया है। ठीक, हमने जब भी चिंता जाहिर की थी जब उसको निकाला गया था, क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया, भाई वो सीख रहा है, उसको सीखना चाहिए। जी। लेकिन वो बार बार पार्टी से बाहर निकाल देना और फिर कुछ दिन के बाद फिर पार्टी में अंदर ले लेना, फिर बाहर निकाल देना, तो ये मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा दाग है। ये सही नहीं है उसके लिए। लगातार जो माननीय बहन जी के जो ट्वीट आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी पारिवारिक लड़ाई बढ़ रही है ट्वीटों में, राजनीति को छोड़ के। मिशन मूवमेंट पर पारिवारिक लड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं तो आपको अपने पारिवारिक व्यवस्था को इस सिस्टम से अलग रखना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते, आप देखिए दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर का खरीदा हुआ अम्बेडकर भवन है, लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी जो ब्लड रिलेशन जिनका है उस अम्बेडकर भवन से कोई संबंध नहीं है। बाबा साहब चाहते तो अपने ब्लड रिलेशन को विरासत देकर जाते, नहीं देकर गए। आज उनकी विरासत पर कौन कौन लोग हैं? हम लोग उनकी विरासत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को समझना होगा, इस जनता को भी समझना होगा कि वैचारिक विरासत ही सबसे बड़ी विरासत है। ठीक है, संपत्ति का कोई मायने मोल नहीं है। तो परिवार अगर चाहते तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा नहीं करके, काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगाया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने दत्तक पुत्र लिया, जी। ठीक है, और उस दत्तक पुत्र को पाला, गरीबों की सेवा की। बताइए उनकी वो कहाँ है उनकी विरासत? वैचारिक विरासत के पुरोधा हम, तो वैचारिक विरासत उनकी चला रहे हैं, और जो वैचारिक विरासत चलाएगा उसी के साथ ही समाज खड़ा होगा। आप हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, क्या आप भी अपने परिवार से भविष्य में किसी को लेके आएंगे, या फिर आप भी? देखिए, अब अपने आप में अम्बेडकरवादी होना एक बड़ा सवाल है। जी। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, आने वाली नस्ल होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता। और उनमें अम्बेडकरवाद का गुण आया और वो नीचे सिरे से मेहनत करके ऊपर क्यों चढ़े, तो चढ़ सकते हैं। वरना मेरा पिता होने पर जितना फ़र्ज़ मेरा है मैं वो कर रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा लिखा रहा हूँ, रोटी की व्यवस्था उनकी करता हूँ। मेरा पिता मेरे लेकर गए, मैं उनके लेकर के जा रहा हूँ। ठीक, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते थे, पुलिस में सिपाही थे। ठीक, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को चला रहा हूँ। ठीक, अब आने वाली नस्ल क्या होगी, वो सरकारी नौकरी करेगी या कैसी निकलेगी, अम्बेडकरवादी होगी नहीं होगी, ये आप और मैं तय नहीं कर सकते, सोसाइटी तय करती है, समाज तय करता है। ये समाज आज हमें एक्सेप्ट कर रहा है, कल उन्हें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो जय भीम जय भारत। मेरा कहने का मतलब अपने चैनल बहुजन साथी को, दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में, और हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी। लगातार आपको बताएं तो मध्य प्रदेश में ये घूम रहे हैं, और लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती थी उसको लेकर महू पहुंचे थे। उसके बाद एक कार्यक्रम इनका खरगोन में है, और इनसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ प्लानिंग भीम आर्मी की है, और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया, जय भीम आपके चैनल के माध्यम से। कैसे पहुंचे मध्य प्रदेश? फ्लाइट से आया था इस बार। मतलब क्यों पहुंचे मध्य प्रदेश? कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, जी। तो उनकी जन्मस्थली मऊ पहुंचा था उनको नमन करने। जी। प्रयास ये रहता है कि हर साल बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुँचो और उनको नमन करो। जी। और जो हमारा जो इतिहास है उसको भी जानने का अवसर मिलता है। जी। लगातार एक आंदोलन चल रहा है बोध गया में, और आपके भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये खबर आई कि आप एक यात्रा शुरू करने वाली है भीम आर्मी, तो क्या प्लानिंग है आपकी? ये बौद्ध विहार माँ मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जी। ठीक है, तो बौद्धों की जगह है, बौद्धों को मिलनी चाहिए। उस पर जो है कुछ पंडों ने कब्जा किया हुआ है। ये आंदोलन आजकल नहीं, बहुत पुराना आंदोलन है। जी। बिहार भीम आर्मी पूरी मध्य प्रदेश इस आंदोलन को कर रही है। हम भी प्लान कर रहे हैं कि देश के कोने कोने से लोगों को वहाँ पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए ये यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको सुधारा जाए। वो भी एक बहुजन समाज के लोगों की भारत की विरासत है।
मैं ये भी कहता हूँ कि भारत का एक वो महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना भारत सुना है। अगर आप तथागत बुद्ध का, बोध गया का नाम नहीं लेते हैं तो भारत का अस्तित्व कमज़ोर हो जाता है। उस अस्तित्व को बचाने की भी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि आने वाली 12 मई को जी बुद्ध पूर्णिमा है, सब साथी वहाँ पहुँचे और अपना कर्तव्य निभाने का काम करें। इतने सालों से क्यों नहीं आंदोलन किया आप लोगों ने? जब बिहार में चुनाव आए तो उसी दौरान क्यों आंदोलन शुरू कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो है आंदोलन चल रहा है लगातार, जी पिछले 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से, और हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। चुनाव आना ना आना तो प्रक्रिया है, तो होगी। जी और साल में कई चुनाव आते हैं भाई, मेंबर पार्लियामेंट का आता है, एमएलए का आता है, फिर क्या नाम पंचायत के चुनाव आते हैं। जी। ये चुनाव लगातार चलते रहते हैं। और अगर आप इसको चुनावी वो भी मानते हैं तो मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को भी ये करनी चाहिए यात्रा करके, बौद्ध विहार में मुक्ति आंदोलन में शामिल होना चाहिए। उनके हाथ में ताकत है, जी वो इसको कर दें, लोगों की निगाह में पॉजिटिव असर जाएगा। जी वो बाहर जाकर कहता है कि भाई मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जैसे मैं भी अडानी फैमिली की बहू हैं नीता अंबानी, उनका एक सुन रहा था, तो बाहर जाकर वो कह रही हैं द लैंड ऑफ बुद्धा। कहते हैं सब है, लेकिन बुद्ध की धरती को बुद्ध बनाना, बुद्ध जैसा वहाँ माहौल पैदा करना, ये बड़ा कठिन काम है। अगर आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो मैं सारे राजनीति को कहता हूँ जाएँ वहाँ आंदोलन करना शुरू करें और उस बुद्ध विहार को, माँ बोधि मंदिर को जो है मुक्त करा करके वो बुद्ध को दें। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में या उत्तर प्रदेश में कई हत्याएं हो गई। जैसे गुर्जर समाज के लोगों ने मुरैना में एक हत्या कर दी, जाटव समाज की, अंबेडकर जयंती को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हत्या हो गई, गोलियां चल गई। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि अपराधी जो है ना वो जाति से नहीं होता। जी अपराध की प्रवृत्ति होती है, किसी की भी हो सकती है। जी मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूँगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से परेशानियाँ क्या होती हैं, आखिर वो कौन लोग पीछे खड़े हैं जिस प्रकार की घटनाएं करा रहे हैं। ठीक, ये गोली चलाना, ये लाठी डंडे चलाना, तलवार चलाना, ये गलत है। जी देख, गरीब आदमी को होता कुछ नहीं है, वो एक बार ये मन बना रहे कहना भाई ठीक है जब मरना ही है तो कुछ कर दिया जाए, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मेरी प्रशासन के लोगों से विशेष अपील है कि ऐसे लोगों को जो है ना, ऐसे लोगों के पर वो कठोर कार्रवाई की जाए कि आने वाली नस्लें जो है ना, या आने वाला समय जो है, आने वाले जो जिसको भी पता लगे ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है, इस प्रकार की घटनाएं करने से रुकें। जब तक सख्ती नहीं होगी, ऐसे लोग जो मनु की व्यवस्था पर स्थापित है, ये लगातार ये घटना करते रहेंगे। जब कभी हमारी सरकार सत्ता में आएगी, न्याय पर आधारित, समता पर आधारित, समानता पर आधारित कानून स्थापित किए जाएंगे और ऐसे लोगों को, वो किसी जात किसी धर्म के क्यों ना हो, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किसी मतलब बख्शा नहीं जाएगा। कहता है भीम आर्मी लगातार पूरे देश में काम कर रही है, लेकिन जो अन्याय अत्याचार है फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भीम आर्मी का दावा है कि हमारा अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अन्याय अत्याचार रुक नहीं रहे, कम हो रहे हैं। हाँ पहले अन्याय अत्याचार होते तो कोई सुनने वाला नहीं था, जी कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला नहीं था, बाहुबली को बहुत बड़ा प्रेशर था, लोग डरते थे। ठीक, रेप होने के बाद भी लोग शांत हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज कई घटना घटित होती है तो हमारा कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से उसकी आवाज़ को उठाता है। ठीक, आवाज़ उठाता है, एफआईआर दर्ज कराता है, जेल भिजवाता है। ये सारे काम जितनी क्षमता बीमारी में होती है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, और डर भी है लोगों के मन में कि भाई गलत करो तो बीमारी में आ जाएगी, किसी बेटी के साथ गलत करो तो बीमारी में के लोग आ जाएंगे। ठीक, हालांकि हम पूरे कानूनी प्रक्रिया से चलते हैं, लोग जेल भिजवाते हैं। और ये भी बड़ी बात है, मैंने फिर कहा आपको, जब हमारी पार्टी सरकार आएगी तो इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। अपराध को रोका कैसे जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। लगातार आपकी आज़ाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। तो 27 में किसी के साथ गठबंधन की कोई चर्चा, यानी अखिलेश यादव या कोई और हो अन्य सकता है, राजनीति है, किसी से गठबंधन हो सकता है। किसी के भी साथ संभव है, बीजेपी के साथ भी? नहीं, बीजेपी आइडियोलॉजी पर कहीं मैच नहीं करती ना। देखिए, आपका गठबंधन जो है वो थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी के साथ मैच होता है। ठीक, और अन्य जो दल है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेकुलर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेकुलरिज्म का ए फॉर एप्पल भी नहीं है।
ठीक है, तो इस पार्टी के साथ गठबंधन का मतलब बैठता ही नहीं है किसी कीमत पर। आपकी विचारधारा और बसपा की विचारधारा एक विचारधारा मानी जाती है, तो आप एक क्यों नहीं हो जाते? देखिए, बहुजन कहने से बहुजन नहीं बनता ना, हम्म, लड़ाई है आइडियोलॉजी की, जी सत्ता की नहीं है। आज के समय में फूले साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कौन मजबूती से चला रहा है, ये आप जाइए आम पब्लिक से पूछिए जी कौन चला रहा है। ठीक, हालांकि माननीय बहन जी हमारी आदर्श है और हम सम्मान उनका करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, पिता की विरासत पुत्रों पर आती है। हम्म, ठीक, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत मान लो, मैं ईशा फूले की विरासत कह सकते हैं, ईशा साहू की विरासत कह सकते हैं, ईशा रैदास नानक कबीर की विरासत कह सकते हैं, या बुद्ध की विरासत कह सकते हैं। ये धीरे धीरे परिवर्तित होती रही। अब देखिए बाबा साहब पर आई, बाबा साहब से अब ये विरासत छुटी तो ये कांशीराम साहब पर आई, और आज ये विरासत भाई चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन, भीम आर्मी, मेरा समाज पार्टी, यहाँ हम सब लोगों पर जो आज का ये काम कर रहे हैं, ये विरासत आज उन पर जा रही है। और मैं गया भी था अभी एक मंच पर, माननीय मामले मेसराम साहब ने मुझे बुलाया था, मैंने उनको भी ये बात कही कि देखिए आप हों, चाहे माननीय बहन जी हों, माननीय प्रकाश अम्बेडकर हों, ठावले हों, या जितने भी आप ये गट जितने भी पार्टी संगठन बने हुए हैं, भाई आपकी विरासत का हम पर आना लाजमी है, क्योंकि हम फुले साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आज उनकी व्यवस्था से चला रहे हैं, और जब हम उस आंदोलन को उसी व्यवस्था चला रहे हैं तो वो विरासत आएगी, उसको रोक नहीं कोई पाएगा। जी ठीक है, तो मैं माननीय बहन जी की भी विरासत जो है ना, धीरे 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 वो भीम आर्मी के कंधों पर आ रही है, और हम जिम्मेदारी उठाने के लिए जब तैयार हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, ठीक, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना उनका फर्ज है। जैसे बसपा और भीम आर्मी और यानी आज़ाद समाज पार्टी दोनों के अलग चुनाव लड़ने से समाज को क्या भला हो रहा है? समाज का तो नुकसान तो ही ये हो रहा है कहता ना। हूँ कि भाई आप जाएँ, उनको कहें कि भाई हम तो तैयार हैं, हाथ जोड़कर तैयार हैं। मतलब आप लोग तो तैयार हैं वहाँ जाने के लिए। अब वो माननीय बहन जी का डिसीजन वो क्या चाहती हैं, भाई उनका राजनीतिक दल है, हमारा भी राजनीतिक दल है, ठीक, और बड़ी मजबूती के साथ वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। ठीक, समाज हित में कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन मजबूत है, ये समाज को सोचने दो। ठीक, अब ये बार बार ये सवाल उठाना कि वोट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगर कल जैसे पहले भी बीजेपी से के गठबंधन से सरकार बनी, जी आगे भी ऐसा होने लगा, फिर मैंने क्या कहा, लड़ाई फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा की है, उस विचारधारा पर देखो, इस विचारधारा पर चल कौन रहा है। उस विचारधारा को कहते तो सब बीजेपी भी कहती है, बताइए कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, ऐसी पार्टी का कोई नेता बताइए मुझे जिसके गले में नीला पटका ना हो। हर आदमी जाकर बाबा साहब को फूल चढ़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, जो बाबा साहब का अपमान करते थे वो भी आज फूल चढ़ा कर हाथ जोड़ रहे हैं, समझ ना। इसका मतलब ये थोड़ी अम्बेडकरवादी थोड़ी हो जाते हैं वो लोग। लड़ाई आइडियोलॉजी की है, और हम इस आइडियोलॉजी पर खड़े उतरते हैं, इस आइडियोलॉजी पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। आप भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हाल ही में माननीय बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, पहले भी निकाला, पद से हटाया, लेकिन फिर वापस, क्या लगता है ये लोग क्या हो रहा है? मतलब या तो इनकी पारिवारिक लड़ाई है या फिर ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मैं अगर आपके हाथ की हड्डी तोड़ दूं जी और फिर इसको जोड़ दूं, तो लगता है आपको आपका हाथ उस तरीके से काम कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था? नहीं। देखिए ये मुझे कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँ, क्योंकि आकाश आनंद कहीं ना कहीं है, उम्र में हमसे छोटा है, छोटे भाई की तरह है, राजनीतिक कैरियर उसका खड़ा हो रहा है। जी ठीक, बार बार निकालना, फिर पार्टी बनाना, फिर निकालना, फिर पार्टी बनाना, इससे कहीं ना कहीं आकाश आनंद की राजनीति को बड़ा खतरा मुझे महसूस होता है। और बहन जी के साथ ऐसे कौन लोग हैं जो कह रहे आकाश आनंद की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, पहले ही मतलब बनने से पहले ही? बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं? इसका रीज़न समझ हम लोगों को खुद समझ में नहीं आया है। ठीक, हमने तो जब भी चिंता जाहिर की थी जब उसको निकाला गया था, क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया, भाई भी वो सीख रहा है, उसको सीखना चाहिए। जी लेकिन वो बार बार पार्टी से बाहर निकाल देना, और फिर कुछ दिन के बाद फिर पार्टी बंदर ले लेना, फिर बाहर निकाल देना, तो मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक कैरियर के लिए बड़ा दाग है, ये सही नहीं है उसके लिए। लगातार जो माननीय बहन जी के जो ट्वीट आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी पारिवारिक लड़ाई बढ़ रही है ट्वीटों में, राजनीति को छोड़। मिशन मूवमेंट पर पारिवारिक लड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं तो आपको अपने पारिवारिक व्यवस्था को इस सिस्टम से अलग रखना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते, आप देखिए दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर खरीदा हुआ अम्बेडकर भवन है, लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी जो ब्लड रिलेशन जिनका है उस अम्बेडकर भवन से कोई संबंध नहीं है।
बाबा साहब चाहते तो अपने ब्लड रिलेशन को विरासत देकर जाते, नहीं देकर गए। आज उनकी विरासत पर कौन कौन लोग हैं? हम लोग उनकी विरासत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को समझना होगा, इस जनता को भी समझना होगा कि वैचारिक विरासत ही सबसे बड़ी विरासत है। ठीक है, संपत्ति का कोई मायने मोल नहीं है। तो परिवार अगर चाहते तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा नहीं करके, काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगाया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने दत्तक पुत्र लिया जी। ठीक है, और उस दत्तक पुत्र को पाला, गरीबों की सेवा की। बताइए उनकी वो कहाँ है उनकी विरासत? वैचारिक विरासत के प्रोधान तो हम वैचारिक विरासत उनकी चला रहे हैं, और जो वैचारिक विरासत चलाएगा उसी के साथ ही समाज खड़ा होगा। आप हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, क्या आप भी अपने परिवार से भविष्य में किसी को लेके आएंगे, या फिर आप भी? देखिए, अब अपने आप में अम्बेडकरवादी होना एक बड़ा सवाल है जी। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, आने वाली नस्ल होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता। अगर उनमें अम्बेडकरवाद का गुण आया और वो नीचे सिरे से मेहनत करके ऊपर क्यों चढ़े, तो चढ़ सकते हैं। वरना मेरा पिता होने पर जितना फ़र्ज मेरा है मैं वो कर रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा लिखा रहा हूँ, रोटी की व्यवस्था उनकी करता हूँ। मेरा पिता मेरे लेकर गए, मैं उनके लेकर के जा रहा हूँ। ठीक, मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते थे, पुलिस में सिपाही थे। ठीक, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को चला रहा हूँ। ठीक, अब आने वाली नस्ल क्या होगी, वो सरकारी नौकरी करेगी या कैसी निकलेगी, अम्बेडकरवादी होगी नहीं होगी, ये आप और मैं तय नहीं कर सकते, सोसाइटी तय करती है, समाज तय करता है। ये समाज आज हमें एक्सेप्ट कर रहा, कल उन्हें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो जय भीम जय भारत। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो राजनीतिक करियर है, आपके बाद क्या आपके परिवार को आप सौंपोगे? जैसे अखिलेश यादव को मिल गई, तेजस्वी यादव को मिल गई, राहुल गांधी को मिल गई, तो क्या आपके बाद आपकी पीढ़ी? मैंने ये तो आपको समझाया जी। जब हमारे पुरखे इस काम को करके नहीं गए, महात्मा ज्योतिबा फूले विरासत सौंप कर नहीं गए, डॉक्टर अम्बेडकर विरासत सौंप कर नहीं गए, तथागत बुद्ध विरासत सौंप कर नहीं गए, रैदास विरासत सौंप कर नहीं गए, काशीराम साहब विरासत सौंप कर नहीं गए, तो हम कैसे उनके आइडियोलॉजी से अलग चले जाएंगे? हम भी अपनी विरासत किसी को नहीं सौंपेंगे। वैचारिक विरासत है, जो वैचारिक मजबूत होगा आगे और बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे अपने कार्यकर्ताओं भी? आपके चैनल के माध्यम से मेरी ओर से पहला संदेश तो यही है कि भाई युवाओं को नशे से दूर रहना है, क्योंकि आज की राजनीति जो मैं देख पा रहा हूँ वो युवाओं को नशे की ओर बड़ी तेज़ी से धकेल रही है। अगर आप आज नशे से दूर रहेंगे, हो सकता है कल आप भारत का निर्माण कर पाएँ। ठीक, और लड़ाई भारत निर्माण की और कहने की लड़ाई नहीं है, ये सच में भारत निर्माण की लड़ाई है। भारत में एकता अखंडता कैसे आएगी, इस पर चर्चा करना हमारा फर्ज है। भगत सिंह को याद कीजिए, आप खुदीराम बोस को याद कीजिए, आप अशफाकुल्लाह खान साहब को याद कीजिए। बहुत कम उम्र में उन्होंने भारत के निर्माण के लिए बहुत कुछ सोचा। यही हम बीमार में के लोगों को भी सोचना है, आपको भी सोचना है। हर वर्ग के युवा से मेरी अपील है कि सही सोचें, सही जाने और सही व्यवस्था पर काम करें, तो हो सकता है कि भारत हम आने वाले 20, 30, 50, 100 साल में पुनः सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब हो जाए। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान। ये हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी थे, जिन्होंने लगातार विभाग तरीके से जो हमारे सवाल थे और जो आपके भी सवाल थे, कुछ जो आप कह रहे थे कि पूछना है, हमने पूछे, विभाग तरीके से उन्होंने जवाब दिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।